देखो भाई बच्चों, अभी जो पहले आपने लिखा था ट्रायंगल के बारे में, जिसके अंदर हमने स्टडी किया कि ट्रायंगल क्या होता है, एक प्लेन फिगर जो लाइन सेगमेंट से बनी होती है, 3 लाइन सेगमेंट से। ट्रायंगल की कुछ टाइप्स, स्केलर ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ये हमने पढ़े। बाद में इस चैप्टर का जो मेन मोटिव है वो कॉन्ग्रुएंसी पे जाके अटकता है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्रायंगल या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जैसा कि कॉन्ग्रुएंसी की डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं, कॉन्ग्रुएंसी वर्ड से हम मिल चुके हैं पहले बहुत अच्छे से, और सारी चीजें देखी हमने कॉन्ग्रुएंसी में कि दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं, जब वो सेम होती है सभी रिस्पेक्ट में, शेप, साइज, हर एक चीज में, मेजरमेंट में, एरिया में, वॉल्यूम में, मास में, हर चीज में अगर सेम होती है तो उनको क्या बोला जाता है, कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंसी, वही डेफिनेशन दोबारा रिपीट किया मैंने, वो बताया था अब रिटर्न में किया ये काम। लाइन का बताया था रिटर्न में है, एंगल का बताया था अब रिटर्न में है। एक बार डेफिनेशन देखिए, कॉन्ग्रुएंसी, टू फिगर आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर सेम इन ऑल रिस्पेक्ट। ऑल रिस्पेक्ट में सब कुछ आ जाता है आपका, ठीक है। और टू फिगर आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर सेम इन शेप एंड साइज। साइज और शेप बिल्कुल सेम है तो उनको क्या बोला जाएगा, कॉन्ग्रुएंट फिगर। फॉर एग्जांपल, टू सर्कल्स ऑफ सेम रेडियस आर कॉन्ग्रुएंट एंड टू लाइन सेगमेंट ऑफ सेम लेंथ आर कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है। उसके बाद आता है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए लाइन सेगमेंट। हमने डिस्कशन में हमारे बताया भी था कि दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट कब होंगी, जब दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। जिस if and only if two line segment are congruent, if and only if their lengths are equal। अगर AB की लेंथ CD की लेंथ के इक्वल है देन दोनों लाइन आपस में क्या बोली जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट बोली जाएंगी। इज इट क्लियर, एनी डाउट। नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल। दो एंगलों को कब कॉन्ग्रुएंट कहा जाएगा, दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है कब हम ये बात बोलेंगे कि टू एंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ देयर मेजर आर इक्वल। अगर दोनों की मेजरमेंट सेम है, यानी कि एक एंगल को, ट्रायंगल को उठा के दूसरे ट्रायंगल पे रखा जाए, रखने के बाद ये पूरा इसके ऊपर सुपरपोज हो जाए, पूरा एग्जैक्ट फिट हो जाए, तो इन दोनों एंगल्स को क्या बोला जाएगा, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। और दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल की मेजरमेंट क्या होती है, सेम। आर कॉन्ग्रुएंट इफ मेजरमेंट ऑफ BAC इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ EDF। इज इट क्लियर, एनी डाउट। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे जो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्रायंगल। ये कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशंस थी, एंगल्स के बारे में था। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ देम कैन मेड सुपरपोज ऑन द अदर सो एज टू कवर इट एग्जैक्टली। यानी कि कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन से मिलती जुलती है, वही चीज है। दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कब कहा जाएगा, जब एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल पे रखा जाए और वो उस ट्रायंगल को पूरा सुपरपोज कर ले कंप्लीटली एंड एग्जैक्टली मेजरमेंट के साथ, देन उन ट्रायंगल्स को क्या बोला जाता है, कॉन्ग्रुएंट। ये सिंपल डेफिनेशन है, ये सिंपल डेफिनेशन। अगले जो और करके लिखी हुई है मेन डेफिनेशन वो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल की, जो आपको याद रखनी है और कोई पूछे तो ये बोलना है। और कॉन्ग्रुएंसी की पूछे तो ये कि कॉन्ग्रुएंसी मतलब समझा दीजिए, आप इस डेफिनेशन से बता सकते हैं। बट ट्रायंगल के केस में जो मेन डेफिनेशन रहेगी आपकी ये है कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए कोरस्पोंडेंस। अब आ गया कोरस्पोंडेंस। इस वर्ड पर सारी कहानी है। ये वर्ड कोरस्पोंडेंस का अगर आपने ध्यान रखा तो सारा कुछ समझ आ जाएगा। अब मैं वापिस आपके उसी एग्जाम्पल पे आऊंगा जो स्टार्टिंग में मेन एग्जाम्पल था। क्या बताया था, कोरस्पोंडेंस क्या होती है। अब आइए, फिगर, दूसरी फिगर,
ओवरलैप, कॉन्ग्रुएंसी होगी। ऊपर से देखो, नीचे से देखो। अब हाथ तो वही है, रख भी एक दूसरे के ऊपर रहे हो, लेकिन जरा ऐसे रखना, ऐसे, और ये वाला ऐसे। मछली जल की रानी। हुए कॉन्ग्रुएंट? हुए कॉन्ग्रुएंट? फिंगर बोला जी सेम आ रही है। कहां? ये मेरी सबसे छोटी वाली फिंगर है, ये किस पे आ रही है? बड़े वाली पे। क्या शेप भी देखो, क्या फिंगर शेप इक्वल है? यानी कि हाथ तो ऐसे ही रख रहे हैं। अब देखना, अगर मैं थोड़ा सा इसको घुमा दूं, ऐसे कर दूं, ये इस पे अगर अंगूठे को उधर ले जाऊं, तो भी क्या कॉन्ग्रुएंसी हो पाएगी? बड़ा छोटे में आ गया ना फर्क। दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंसी। कोरेस्पोंडेंस। कोरेस्पोंडेंस, कोरेस्पोंडेंस का मीनिंग है एक पर्टिकुलर चीज को सुपरपोज करनी चाहिए, अदरवाइज वो फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी। जैसे सर्कल्स को भी, आप बैंगल को, मैंने एग्जांपल दिया था मम्मा की, जो बैंगल है, एक बैंगल के ऊपर दूसरी बैंगल प्रॉपर रखते हो, 3-4 रखते हो, तो आपको दिखाई देगा जो वो सिस्टम है कॉन्ग्रुएंसी को फॉलो कर रहा है। अगर उस बैंगल को थोड़ा सा भी आप साइड में करके रख देते हो, हल्का सा उसी के ऊपर बट थोड़ा सा साइड में, तो देखोगे कि वो नहीं है। यानी कि एक बैंगल के पॉइंट दूसरी बैंगल के ऊपर थोड़े से साइड में रख दी जाए उस पॉइंट पर। जैसे कि इसकी ये फिंगर, ये स्मॉल फिंगर मैं इस फिंगर के ऊपर रख के चेक कर रहा हूं, तो मेरा कॉन्ग्रुएंसी नहीं हो रही है। बैंगल के अंदर जब सर्कल, 2 सर्कल के सेंटर के ऊपर सेंटर रखा जाएगा, सेंटर के ऊपर बिल्कुल सेंटर रखा जाएगा, तभी वो कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन को पूरा करेंगे। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ही आना चाहिए। दैट इज कॉल्ड कोरस्पॉन्डेंस। हाथ है, अगर मैं थोड़ा सा भी हिला दूं, ये फिंगर इसके ऊपर ले जाऊं, मेरे कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, सुपरपोज नहीं करेंगे। कब होंगे सुपरपोज? कब होंगे कॉन्ग्रुएंट? जब एक पर्टिकुलर फिंगर के ऊपर जाके टिकेगी, और ये दूसरी वाली दूसरी के, तीसरी वाली तीसरी के, और थम के, और बिल्कुल सुपरपोज होगा, तभी तो ये दिखाई देगी कॉन्ग्रुएंसी के अंदर, कोरस्पॉन्डेंस के अंदर। कोरस्पॉन्डिंग का मीनिंग है एक पर्टिकुलर के ऊपर ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 ट्रायंगल ले रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, ध्यान से। ये ट्रायंगल है ABC, और ये ट्रायंगल है PQR। एंगल 60 डिग्री, एंगल 70, कितना बचा? 50। ठीक है, ये भी एंगल, ये एंगल 70, 50। अब ध्यान से देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात चैप्टर की, जहां पर हर स्कूल का 90% बच्चा गलत करके आएगा। सबसे ज्यादा वाट यही लगती है स्टूडेंट की, इसी चक्कर में, ये कोरस्पॉन्डेंस लिखने में। अगर मैं अब इस ट्रायंगल को उठा लिया, किसको उठा लिया मैंने? PQR को, और ABC के ऊपर रखने जाऊंगा, क्या ये एग्जैक्ट टिकेगा इसके ऊपर? क्योंकि जो इसकी स्टार्टिंग वाली है ऊपर, ये देखो, ये पॉइंट A है, A कितने डिग्री पे है? 60। A का तो 60 डिग्री पे है, इतना फैला हुआ है इसकी जो लेग्स है। लेकिन मैं अगर इसको लेके जाऊंगा, P वाला थोड़ा कम फैला हुआ है, 50 डिग्री, वो उसके ऊपर एग्जैक्ट कैसे टिक जाएगा? वो करूंगा, वो तो करूंगा तब होगा ना। लेकिन मैं यही तो बताने जा रहा हूं कि कोरेस्पोंडेंस दिखानी है या कोरेस्पोंडेंस की प्रॉपर्टी बतानी है, तो मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही रखना पड़ेगा, अदरवाइज कोरेस्पोंडेंस नहीं होगी, कॉन्ग्रुएंसी नहीं होगी। यानी अब मुझे इसको पहले फिगर को उठाना पड़ेगा और ऐसे घुमाना पड़ेगा, ताकि क्यों क्या आ जाए?
ऊपर, और क्यू ऊपर आने के बाद क्यू को तो किसके ऊपर रखना पड़ेगा, ए के, और आर को बी के। ऐसे घुमाऊंगा तो ऐसे हो जाएगा ये, और क्यू को ए पे, आर को बी पे, और पी को सी पे। अगर ये एग्जैक्ट इन्हीं पॉइंट पे जाके टिकेंगी तो ही आपकी क्या होगी, कॉन्ग्रुएंस, कोरेस्पोंडेंस काम करेगी, कॉन्ग्रुएंसी होगी, अदरवाइज कॉन्ग्रुएंसी। सबसे बड़ी बात ये है कोरेस्पोंडेंस, इसे बोलते हैं कोरेस्पोंडेंस। एक पर्टिकुलर के साथ। अब डेफिनेशन पे वापस आइए कि टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट कहे जाएंगे इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ तभी देयर एग्जिस्ट ए कोरेस्पोंडेंस बिटवीन देयर वर्टेक्स, वर्टिसेस, वर्टेक्स एक ही बात है, ठीक है। वर्टेक्स के बीच में कोरेस्पोंडेंस होगी, कि मतलब ए वाला क्यू वाला आके किस पे, ए पे, बी वाले के ऊपर कौन आएगा, आर वाला, और पी सी, यानी कोरेस्पोंडेंस बिटवीन देयर वर्टेक्स सच दैट, इस तरह से द कोरेस्पोंडिंग साइड एंड कोरेस्पोंडिंग एंगल ऑफ टू ट्रायंगल आर इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट, कि वो सारे एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट या इक्वल होने चाहिए। जैसे ए के ऊपर ए आएगा तो 60-60, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब उनकी एंगल सेम है। तो ये दोनों कोरेस्पोंडेंस होने चाहिए, दोनों का सेम पॉइंट सेम पे जाके टिके, सेम पे हो, इसी तरह से साइड का, तभी जाके तो पूरा ओवरलैप करेंगे। ये बात ध्यान से एग्जाम में लिखते वक्त जब भी लिखोगे इस चीज का पूरा ध्यान रखना है कि कौन सा पॉइंट किस पे, यानी कोरेस्पोंडेंस बिटवीन देयर वर्टिसेस और उनकी कोरेस्पोंडिंग साइड और एंगल के बीच में होना बहुत जरूरी है। इन ऑर्डर, पॉइंट देखिए मैंने बनाया, इन ऑर्डर ऑफ लेटर्स इन द नेम। अब हम ट्रायंगल्स का नेम दे रहे हैं, जैसे फिंगर का दे रहे हैं ना, फर्स्ट फिंगर के ऊपर, सेकंड के, थर्ड के, और स्मॉल वाली के, लास्ट वाली, तभी होगी बात। यहां भी वही कह रहा है कि भाई लेटर जो नाम होता है ना, लेटर इन द नेम ऑफ टू ट्रायंगल के लेटर में जो नेम होता है, ठीक है, वो क्या होगा, विल इंडिकेट, हमें बताएगा, इंडिकेट करेगा द कोरेस्पोंडेंस बिटवीन द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। जो नाम होगा ना वही मुझे बताएगा कि कैसे इनके बीच कोरेस्पोंडेंस है। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, अब नाम मुझे बता रहा है कि ए के ऊपर कौन सा हिस्सा जाएगा, डी, बी के ऊपर कौन सा जाएगा, ई, सी के ऊपर कौन सा जाएगा, एफ। ये बहुत जरूरी है, समझ रहे हो कि अगर मेरा एबीसी ट्रायंगल बनता है तो मेरा डी एफ बनाओगे तो मैं उस ट्रायंगल को कैसे उसके ऊपर रखूंगा, कौन सा पॉइंट किसके ऊपर रखूंगा, ये उसके नाम से पता लगेगा जो आप नाम लिखने वाले हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ए किसके ऊपर जाएगा, डी के, बी ई के, सी एफ के। यही तो बात कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ द लेटर इन द नेम ऑफ टू ट्रायंगल। इसका मीनिंग समझो ध्यान से। ऑर्डर ए बी सी एक ऑर्डर होता है, बी सी एक ऑर्डर होता है, सी ए भी एक ऑर्डर होता है, इसी तरह से डी एफ भी ऑर्डर है, ई एफ डी भी ऑर्डर है, ये सारे ऑर्डर होते हैं। तो ऑर्डर ही मुझे बताएगा, ऑर्डर लेटर होंगे ना जो उसके अंदर, वो नेम ऑफ टू ट्रायंगल विल इंडिकेट द कोरेस्पोंडेंस बिटवीन टू वर्टिसेस, कि कौन सा किसके ऊपर जा रहा है, कौन सा एंगल किस एंगल के इक्वल है। अब जैसे ए बी सी डी एफ के विल इंडिकेट द कोरेस्पोंडेंस ए बी सी डी ई एफ, ये कोरेस्पोंडेंस का सिंबल है। दस वी कैन इजीली इन्फर, हमें पता लग जाए, इन्फर का मतलब जानकारी प्राप्त करना, कि वी कैन इजीली इन्फर द सिक्स इक्वालिटी। सिक्स इक्वालिटी कौन सी, तीन एंगल और तीन साइड, बोला ना, हमें इजीली पता लग जाए सिक्स इक्वालिटीज का कौन से तीन एंगल के बराबर होंगे, कौन सी तीन साइड के बराबर होंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि
यहां पे देखो PQR और UVW है, इसके अंदर मुझे इनकी कोरस्पोंडेंस बताएगी कि P एंगल किसके इक्वल होगा, ये देख लो, Q किसके इक्वल होगा, R किसके, पहली दो साइड किसके इक्वल होंगी, पहली दो के, यानी PQ किसके, QR किसके और PR किसके। समझ आया? ये है कोरस्पोंडेंस जो आपकी 6 की 6 चीजों के बारे में बताएगी, तीनों एंगल के बारे में, तीनों साइड्स के बारे में, कि कौन से 3 एंगल के बराबर होंगे और कौन सी 3 साइड कोरस्पोंडिंग कौन सी 3 साइड के बराबर होंगी। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे? क्लियर है? क्लियर है सिचुएशन? यस और नो? तो देखिए उसके बाद ही तो इसने ये बात बोली है, कोरस्पोंडिंग अभी पूरी नहीं पढ़ी थी हमने कि 6 इनइक्वालिटीज बिटवीन द कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ 2 ट्रायंगल्स फ्रॉम द नोटेशन। ये नोटेशन होती है ABCDF के, यानी पहला पहले के, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के, यानी पहली दो साइड के इक्वल, दूसरी दो साइड दूसरी के, पहली तीसरी। समझ पा रहे हैं? ये जैसे इसने एग्जांपल देके दिखा रखा है। अच्छा, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इनके लिए एक नाम लिखा जाता है CP, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, कि इक्वल होते हैं, यानी कोरस्पोंडिंग पार्ट ही कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के इक्वल होते हैं, और कोई पार्ट इक्वल नहीं हो सकता। हम खुद कुछ करना चाहे तो वो इक्वल नहीं कर पाएंगे। आवाज नहीं बोल, बस चुप हो जाओ, बिल्कुल आगे आ तक समझ क्लियर है। अब क्या है कि ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के 5 तरीके हैं, 5 प्रॉपर्टी है, 5 थ्योरम है। वैसे तो कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब 6 की 6 दिखा दें, लेकिन हमने 5 क्राइटेरिया ऐसे बना लिए हैं जिनसे पूरा दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर 5 में से कोई 6 में से कोई भी 3 चीज दिखा दी जाए, बाकी अपने आप कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी इन अ पर्टिकुलर मैनर। सबसे बड़ी बात ये है, आप बोलना मत अर्पित जितने मैं इस प्रॉपर्टी समझा रहा हूं, बिल्कुल भी ठीक है। समझ आ रही है बात? कि क्या कहा मैंने, 6 की 6 दिखाने की जरूरत नहीं है। हमने 5 3 की प्रॉपर्टी ऐसे बना ली है, 5 क्राइटेरिया तैयार किए हैं ऐसे, जिसमें हमें 3 दिखाने हैं इक्वल। अगर वो एक पर्टिकुलर मैनर में दिखा दिए ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी फिगर कैसी हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। और एक बार कॉन्ग्रुएंट होगी तो सारे के सारे कोरस्पोंडिंग पार्ट, कोरस्पोंडिंग एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। पहले 2 क्राइटेरिया आज मैंने डिस्कस किए, उधर देखिए। ये हैं जो आज के 2 क्राइटेरिया हैं जो हमने किए। फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाला है यानी सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट मतलब इतना बहुत है दिखाने के लिए, यानी दिस इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्रायंगल। 6 की 6 की जरूरत नहीं है, यानी सफिशिएंट कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्रायंगल। पहली है, अगर आप 2 ट्रायंगल के अंदर ये प्रूव कर दो साइड एंगल साइड, एक ट्रायंगल की 2 साइड और उनके बीच वाला एंगल, अगर एंगल बीच वाला नहीं है तो ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। ध्यान रहे, एक ट्रायंगल की 2 साइड और उनके बीच वाला एंगल होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैसा? बीच वाला एंगल दूसरे ट्रायंगल की कोरस्पोंडिंग 2 साइड और उनके बीच वाले एंगल के बराबर है, तब ये फिगर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। अगर ऐसा सिर्फ आपने कर दिया, इसका प्रूफ भी है, आरडी में जब करेंगे तो हम एक थ्योरम का प्रूफ करेंगे। अभी एनसीईआरटी में एक आधा प्रूफ लिखवा भी दूंगा मैं, ठीक है। इन 5 की 5 प्रॉपर्टी का प्रूफ है, ठीक है। अभी समझ लीजिए चीज क्या है कि एक साइड दूसरी साइड के, दूसरी साइड इसके,
और बीच वाले एंगल, मूवमेंट मत करो, बीच वाला एंगल इसके बीच वाले एंगल के अगर इक्वल हो जाए तो इनको क्या बोलेंगे कि दोनों फिगर कैसी होगी है, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कौन सी, बाकी तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, लिख देंगे सीपीसीटी से। अगर ये होगी तो ये पैटर्न यूज किया दो कि टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ, अगर टू साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल, जो दो साइड के बीच वाला एंगल है, इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल, वन का इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग साइड, उसी के कोरस्पॉन्डिंग दो साइड और बीच वाले एंगल के बराबर है, तो मैं बोल दूंगा ये दोनों फिगर कैसी हैं। देखो ए बी पी क्यू के, एंगल ए एंगल पी के और ए सी पी आर के। अगर एंगल ए की जगह एंगल सी और आर इक्वल दिए होते, सी और आर इक्वल दिए होते तो ये प्रॉपर्टी नहीं लग सकती, क्योंकि एंगल जो है वो दोनों साइड के बीच वाला होना बहुत जरूरी है इस प्रॉपर्टी के लिए। कौन सी, साइड एंगल साइड। क्लियर है? दो ट्रायंगल के अंदर इस क्राइटेरिया में हम क्या करेंगे कि एक ट्रायंगल की दो साइड दूसरे ट्रायंगल की दो साइड के इक्वल दिखाऊंगा और उनके बीच वाला एंगल इक्वल प्रूव कर देता हूं। जो भी मेरे को गिवन कंडीशन होगी अगर उसके अकॉर्डिंग ये चीज कर देता हूं मैं, सिर्फ तीन चीजें प्रूव की ना, दो साइड और उनके बीच वाला एंगल, पैटर्न सेम रहना चाहिए कि दो साइड होनी चाहिए, उनके बीच ही वाला एंगल होना चाहिए। अगर दो ट्रायंगल में मैंने ये चीज प्रूव कर दी तो उन दो ट्रायंगल को क्या बोला जा सकता है, कॉन्ग्रुएंट है। यानी बची हुई चीजें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ऑटोमेटिकली मतलब बी सी क्यू आर के, एंगल बी क्यू के, एंगल सी आर के, ऑटोमेटिकली। इनको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, इन्हें मैं लिख दूंगा कि ये तीन होगी तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। देन बाय सीपीसीटी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल होते हैं, तो ये इसके इक्वल हो गया। सर जैसे AC और लाइन BC है उनके बीच का एंगल इक्वल हो गया तो ऐसे ऐसे AC वाली, हाँ ऐसे ऐसे ही लगेगी। AC और BC इक्वल है और उनके बीच का एंगल, AC और BC और उनके बीच का एंगल इसके इक्वल है, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड के उनके बीच के एंगल के, हाँ लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और नेम चेंज हो जाएगा, बस यहाँ पे ABC है ना, वो नेम चेंज हो जाएगा, पैटर्न घूम जाएगा, वही देखूंगा ना मैं किस पैटर्न में सेट हो रहे हैं। सेकंड है एंगल साइड एंगल। इसी तरह से अगर दो ट्रायंगल के किन्हीं दो एंगल और उनके बीच वाली साइड, जैसे इसके दो एंगल A और B एंगल और इसके दो एंगल P और Q एंगल और इनके बीच वाली साइड AB और इसके बीच वाली साइड PQ, वो सेम हो जाएं तो भी क्या बोला जाएगा, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोला जाएगा। यानी दो एंगल, एंगल साइड और फिर एंगल, ये ध्यान रखना जो साइड होनी चाहिए उन दोनों एंगल के बीच वाली होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई साइड है तो प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। एंगल साइड एंगल मैंने एक बताया था, एक पर्टिकुलर पैटर्न में प्रॉपर्टी बनाई गई है, उस पैटर्न को फॉलो करना बड़ा जरूरी है। समझ आ रही है मेरी बातें? यस और नो? इसका भी डिस्कशन करेंगे कल, ठीक है। और आगे आने वाली तीन प्रॉपर्टी का, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगा। बैठिए।